अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। आज के इस चौथे लेक्चर में जो टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं उसका उन्वान है सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स, यानी लहरों का इंतबाक। वैसे ये हमारे इस चैप्टर का भी उन्वान है, लेकिन इस चैप्टर के अंदर आज हम इसी टॉपिक को लेकर, मतलब ये उसका एक सब टॉपिक है और इसी को लेकर हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम गौर करते हैं कि ये लहरों का इंतबाक होता क्या है। देखिए, इसमें सबसे पहले हम ये तस्वुर करेंगे कि वास्ते का कोई एक ज़र्रा मान लो कि पॉइंट पी है और इस ज़र्रे पर एक लहर का अमल किया गया। सपोज़ करो कि इसके ऊपर जो पहली लहर इसके ऊपर जो अमल कर रही है, उसने इस ज़र्रे को ऊपर की सिमत में ये इस तरीके से यहाँ तक ऐसे हटा दिया। ओके, तो उसके अंदर ये वाला हटाव पैदा हुआ। मैं इसका नाम रख देता हूँ x1। अब सपोज करते हैं कि इसी ज़र्रे के ऊपर एक और लहर जो है वो आई और उसने भी इसी ज़र्रे के ऊपर अमल किया। तो जब एक दूसरी लहर इसके ऊपर आकर अमल करेगी, तो अगर वो भी पॉजिटिव सिमत वाली हो, मतलब वो भी इसी तरह से फराज वाली हो, तो यहाँ पर उसका जो हटाव है वो कुछ इस अंदाज में पैदा हो जाएगा। मान लो कि ये दूसरे वाली लहर पहले वाली लहर से थोड़ी सी बड़ी है। ओके, तो हम लोग देखेंगे कि उसका ये वाला हटाव होगा, यहाँ पर हम लोग इस हटाव का नाम रख देंगे x2। अब आप गौर करो कि पहले एक लहर का अमल हुआ। सपोज करो कि मैं उस लहर का या उस तवानाई का नाम E1 रख देता हूँ, तो उसकी वजह से ये वाली लहर पैदा हुई। उसके बाद एक दूसरी तवानाई या दूसरी लहर का अमल हुआ, मैं उसका नाम E2 रख देता हूँ और उसके ज़रिए ये वाली लहर पैदा हुई। आप लोग गौर कीजिए, उस हालत में जब इस ज़र्रे के ऊपर ये दोनों तवानाइयाँ, मतलब E1 और E2, या ये दोनों लहरें एक साथ मिलकर इसके ऊपर अमल करेंगी, अगर ये दोनों तवानाइयाँ इस ज़र्रे के ऊपर आकर एक साथ अमल करेंगी, तो हम लोग बिल्कुल देखकर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पहली लहर ने उसको यहाँ तक हटाया, दूसरी लहर ने यहाँ तक हटाया। तो जब ये दोनों मिलकर अमल करेंगे, तो दोनों मिलने के बाद एक बड़ी लहर जो है वो यहाँ पर तैयार हो जाएगी। अगर मैं उस बड़ी लहर को यहाँ पर ये इस तरीके से डॉटेड लहर से मैं अगर दिखाना चाहूँ, तो उसका मुझे हटाव कुछ इस तरह से बताना पड़ेगा। ये वाला उसका हटाव होगा। सपोज करो कि ये हटाव x है, तो मैं यहाँ पर बताऊँगा x इज इक्वल टू x1 प्लस x2। ओके, एक सिंपल सी चीज़ यहाँ पर हमने बात की। आप लोग गौर करो, इसी को नंबरों में भी आप समझ सकते हो, बल्कि नंबरों में इसको समझना और ज़्यादा आसान होगा। जैसे मान लो कि पहली तवानाई है जिसने इसके अंदर 3 सेंटीमीटर का फासला तय किया, हटाया, या 3 सेंटीमीटर का फासला उस ज़र्रे में पैदा हुआ पहली तवानाई से। दूसरे वाली जो तवानाई या दूसरे वाली जो लहर है उसके ज़रिए यहाँ पे 4 सेंटीमीटर का फासला तय हुआ। तो क्या होगा, जब ये दोनों मिलकर एक साथ अमल करेंगे, तो ये दोनों को यहाँ पर हमको ऐड कर देना पड़ेगा। इसका मतलब उस सूरत में ये हो जाएगा 3 और 4 का मजमुआ। ओके, तो ये था पहला तस्वुर, यानी पहला आइडिया जिसके अंदर हमने दोनों तवानाइयों को या दोनों लहरों को इसके अंदर एक ज़र्रे पर अमल किया और हमको ये वाला फार्मूला जो है यहाँ पर मिल गया है। आइए अब इसी चीज़ को हम थोड़ा सा बदल कर, थोड़ा सा इसी चीज़ का एक दूसरा पहलू भी लेते हैं। सपोज करो कि ये वही वाला ज़र्रा है पॉइंट P, और इस ज़र्रे के ऊपर पहले वाली तवानाई मतलब E1 अमल कर रही है। तो जब E1 इसके ऊपर अमल करेगी, तो इसका अंदर कुछ तो भी ये ऐसा हटाव पैदा हो जाएगा। सपोज करो कि ये हटाव x1 है, मतलब ये तवानाई के ज़रिए इतना हटाव उसमें पैदा हुआ। अब एक दूसरी तवानाई को लेकर आते हैं। मान लो एक दूसरी तवानाई इस पहले वाली तवानाई से या पहली वाली जो लहर है इससे आउट ऑफ फेज़ है, मतलब मुखालिफ हैयत में है। अगर दूसरी लहर इस लहर से आउट ऑफ फेज़ होगी, तो फिर उसका जो हटाव पैदा होगा वो कुछ तो भी इस अंदाज में हो जाएगा, इस तरह से, यानी वो उसको नीचे की जानिब लेकर जाएगी। मान लो कि ये वाला हटाव x2 है। अब आप गौर करो कि जब ये दोनों लहरें एक साथ इस ज़र्रे के ऊपर आकर अमल करेगी, तो अब जो नया हटाव पैदा होगा, अगर हम लोग उसको x नाम दे देते हैं, तो उसकी जो कीमत होगी वो हो जाएगी x1 प्लस माइनस x2। यहाँ पर -x2 क्यों लिया गया, तो उसका रीज़न ये है कि ये जो x2 है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे है,
और जब कोई चीज़ हम लोग औसत मकाम से नीचे की सिमत में लेंगे, तसव्वुर करेंगे, तो हम लोग उसको मनफी लेना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि पहले वाली केस में, पहला जो इससे पहले वाला जो केस मैंने आपको बताया था, उस वक्त फॉर्मूला मिला था x1 प्लस x2, क्योंकि दोनों साथ में थे। और अभी वाले केस के अंदर हुआ x1 प्लस माइनस x2, क्योंकि दोनों जो है, दोनों एक दूसरे से आउट ऑफ फेज है, दोनों एक दूसरे से मुखालिफ है। तो एक चीज़ यहाँ पे हो रही है कि दोनों हालतों के अंदर हमने यहाँ पे मजमुआ लिए। ये सबसे ख़ास गौरतलब बात है कि दोनों मरतबा हमने यहाँ पर मजमुआ, तो हमने देखा कि यहाँ पर ये जो प्लस है, ये प्लस मजमुए का नाम है, लेकिन ये मजमुआ एक मरतबा बढ़ेगा और एक मरतबा इसकी कीमत जो है वो कम हो जाएगी। आप लोग गौर करो, अगर मैं यहाँ पर ये वाली हालत को अगर लेता हूँ तो इस जगह पर इसकी कीमत बढ़ जाएगी, ओके। लेकिन अगर मैं ये वाली हालत लेता हूँ तो यहाँ पर x की जो कीमत है वो कम हो जाएगी। मुझे यकीन है आपको ये सब समझ में आ गया होगा इतना। तो अगर दो लोगों का मजमुआ लेने पर एक बार अगर कीमत बढ़ रही है और मजमुआ लेने पर एक बार कीमत कम हो रही है, तो ऐसा जो मजमुआ होता है हम उसे वेक्टर सम या सिमती मजमुआ कहते हैं। सिमती मजमुआ जो है वो हमारे सिंपल मजमुए से अलग होता है। सिमती मजमुए के अंदर हम सिमतों की मुनासिबत से उनको जमा करेंगे, या फिर हम उन क्वांटिटी को वेक्टोरियली, मतलब सिमती मिकदारी अंदाज में हम उनका मजमुआ लेंगे, ओके। तो अब आप लोग गौर कीजिए कि यहाँ पर जो ज़र्रा जो है, मतलब ये जो पॉइंट पी है, इस पॉइंट पर जब एक ही वक्त में एक से ज़्यादा लहरों का जब अमल किया गया, तो उस वक्त इस पॉइंट में पैदा होने वाला जो माहासिल जो हटाव है, वो उन लहरों के, यानी मुंतबिक होने वाली उन तमाम लहरों के सिमती मजमुए या वेक्टर सम के बराबर हमको मिला। ये वाला जो अमल होता है इसे कहते हैं लहरों का इंतिबाक। तो अगर हम लहरों के इंतिबाक को एक उसूल के तौर पर, यानी एक कानून के तौर पर अगर इसको हम बयान करना चाहें, तो हम इस तरह से बोल सकते हैं कि जब वास्ते के किसी एक ज़र्रे पर बैक वक्त एक से ज़्यादा, यानी दो या दो से ज़्यादा लहरें अमल करती हैं, तब उस ज़र्रे में पैदा होने वाला माहासिल हटाव दोनों या तमाम लहरों के इनफिरादी हटाव के सिमती मजमुए के बराबर, यानी वेक्टर सम के बराबर होता है। तो ये जो चीज़ मैंने अभी आपको बताया, इसे कहते हैं लहरों के इंतिबाक का उसूल। अब हम यहाँ पर इस लहरों के इंतिबाक के इस उसूल को दो अलग अलग मरहलों में या दो अलग अलग केसेस के तौर पर हम लोग इसको पढ़ सकते हैं, ओके। तो देखिए, मैं यहाँ पर आपको सिर्फ 3 अलग अलग फिगर्स के ज़रिए समझाने की कोशिश करूँगा। पहले मैं यहाँ पर ले लेता हूँ केस 1, ओके। आप लोग देखिए, सपोज़ करो कि यहाँ पर ये एक लाइन है जो कि मैं, क्योंकि मुझे 3 अलग अलग चीज़ें लेना है, इसलिए मैं ये 3 मरतबा इसको बना रहा हूँ। ये एक पॉइंट P है, ये वही वाला पॉइंट P है, और ये भी वही वाला पॉइंट P है, ओके। अब सपोज़ करो कि इस पॉइंट P पर एक साथ दो लहरें अमल कर रही है, मगर दोनों भी लहरें एक जैसी हैयत में है। मतलब हमारा जो पहला केस है वो है सेम फेज के लिए, हम लोग यहाँ पर एक जैसी यानी यकसा हैयत की हम लोग बात करेंगे, ओके। तो आइए गौर करते हैं। सपोज़ करो कि यहाँ पर एक जो लहर है वो ये वाली लहर है, इस लहर ने इसके ऊपर आकर अमल करना शुरू किया, यानी ये इसके तरफ जा रही है, ओके। अब मैं यहाँ पर एक लहर इस साइड से लेकर आ जाता हूँ। सपोज करो कि उतनी ही बड़ी उसी टाइप की ये दूसरी लहर है और ये लहर ऐसे आ रही है। अब आप गौर करो, देखो क्या होगा। ये दोनों लहरें, मतलब ये वाली लहर इधर जा रही है, ये लहर इधर आ रही है, दोनों लहरें दोनों का फराज बनाया है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों एक जैसे फेज में हैं। अब ये जब दोनों लहरें यहाँ इस जगह पर आएगी तो आप लोग इमेजिन कर सकते हो, देखो क्या होगा। मान लो ये वाली लहर जब पॉइंट P पर आकर अमल करेगी तो इसका जो हटाव है वो हटाव यहाँ पर हमको कुछ तो भी ये इस तरह से नज़र आएगा, ये इस सिमत में जा रही है। और बिल्कुल उसी वक्त ये वाली लहर इस जगह पर जब आएगी तो इसका जो हटाव है वो भी इसी के साथ में होगा। मतलब उसको हम लोग यहाँ पर ये कुछ इस तरह से बता देते हैं
जब ये दोनों मिलकर, और जाहिर है ये लाल वाली जो लहर है तो ये इधर जा रही है, जब ये दोनों मिल जाएंगे तो इन दोनों का मजमुआ जो यहाँ पर होगा वो मजमुआ डेफिनेटली दोनों के मजमुए के बराबर होगा। उसको हम ये इस तरीके से दिखा सकते हैं। मतलब इस जगह पर हमको क्लियर कट नजर आया x इज इक्वल टू x1 प्लस x2। अगर हम इसका नाम x1 और यानी इसका हटाओ x1 और इसका हटाओ x2 लेते हैं तो ये दोनों का मजमुआ हो गया। अगली बार क्या होगा कि ये जो लाल लहर है ये अपनी रवानी में इस तरफ चले जाएगी, मतलब इधर से आने वाली ये लहर इस साइड में चले जाएगी, और ये जो ग्रीन वाली लहर जो इधर से इधर जा रही थी ये लहर यहाँ से निकलकर इधर चली जाएगी। तो आप लोग देखो तीन अलग अलग फिगर्स के जरिए आप इस पूरी पिक्चर को या पूरे मामले को जो है वो आप समझ सकते हो। क्या हुआ इसके अंदर, ये वाली लहर इधर आ रही थी, ये लहर इधर आई, जब ये दोनों पॉइंट पी पर आए तो दोनों मिक्स हो गए, और मिक्स होकर उनकी वैल्यू जो है वो बड़ी हो गई, उनका जो हटाव है वो बड़ा हो गया। उसके बाद क्या हुआ, दोनों लहरें जो है वो अपने अपने जो उनकी जो यूजुअल जो सिमत थी वो अपने अपनी सिमतों के अंदर चले गए। मतलब लाल वाली जो लहर है वो इधर जा रही थी तो वो इधर चले गई कंटिन्यूएशन में, जो ग्रीन वाली लहर उधर जा रही थी वो उधर चले गई। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों लहरों के पहले वाले हैता में और बाद वाले हैता में कोई फर्क नहीं पड़ा। ओके, सिर्फ जिस वक्त वो दोनों इंटरफेयर हुए, जिस वक्त वो दोनों आपस में एक दूसरे के अंदर मिक्स हुए, एक दूसरे के अंदर जब उन्होंने मुदाखलत किए या जब वो एक दूसरे के ऊपर आकर मुंतबिक हो गए, उस वक्त उन्होंने एक महासिल हटाव पैदा किया था जिसकी कीमत इस तरह से हमने बता दी है। ओके, ये हमारा पहला केस हो गया। अब हम यहाँ पर देखेंगे, ये हमने अभी पहला केस जो देखा इसमें हमने दोनों मुंतबिक होने वाली दोनों लहरों को एक जैसी हैयत का तस्वुर किया था। ओके, अब हम दो लहरों को आउट ऑफ फेज मतलब मुखालिफ हैयत वाले यहाँ पर हम लोग तस्वुर करेंगे। तो अब मुझे यहाँ पर लेना है दो ऐसी लहरें जो आउट ऑफ फेज हों। आउट ऑफ फेज का मतलब रहेगा मुखालिफ हैयत। तो ये हमारा केस सेकंड होगा। अब आप देखिए इसमें हम क्या करते हैं, फर्ज करो कि ये एक पॉइंट पी है वास्ते का, और इसके ऊपर ये वाली लहर इसके ऊपर इधर से जाकर अमल कर रही है। अब मुझे दूसरे वाली जो लहर यहाँ पे लाना है तो उसको इस सिमत में से लाना है, यानी इस साइड से वो आएगी, लेकिन ये वाली लहर आउट ऑफ फेज है, मतलब ये लहर कुछ इस तरह से है। अब आप इमेजिन करो, देखो जब ये लहर और ये लहर दोनों बिल्कुल सेम है, यानी एक जैसी है, उनके जो हैता है वो बिल्कुल एक जैसा है, लेकिन आउट ऑफ फेज है, मतलब मुखालिफ हैयत में। दोनों के दरमियान 180 डिग्री का या पाई रेडियन का फर्क है। जब ये दोनों, ये वाली लहर इधर जाएगी और ये लहर इधर आएगी, अब ये दोनों का संगम जो है वो पॉइंट पी पर होगा, मतलब दोनों पॉइंट पी पर आने के बाद दोनों मिल जाएंगे। अगर ये दोनों पॉइंट पी पर आकर मिलते हैं तो अब आप देखिए यहाँ क्या हो सकता है। अगर हम इस जगह पर इसको हम लोग यहाँ पर बनाने की कोशिश करते हैं कि पॉइंट पी पर एग्जैक्टली क्या होगा। ओके, तो सबसे पहले आप देखो कि ग्रीन वाली जो लहर है उसका हटाव कुछ ऐसा हुआ इस अंदाज में पॉइंट पी पर, और ये ग्रीन के बाद ये लाल वाली जो लहर आई तो इसका जो हटाव है वो कुछ इस अंदाज में हुआ यहाँ पर। अब इन दोनों का लाजमी नतीजा क्या होगा, ये वाली जो लहर है, ये ग्रीन वाली जो लहर है, आप देखो कि ये इधर जाने वाले हालत में इसकी जो हरकत है वो इधर जा रही है। ये लाल वाली जो लहर है इसका ये डायरेक्शन में हरकत हो रही है। अब क्या होगा, अब ये वाली लहर उसको ऊपर उठाने की कोशिश करेगी और ये वाली लहर उसको नीचे उठाने की कोशिश करेगी। इसका नतीजा ये होगा कि पॉइंट पी जो है वो यहीं रहेगा, जहाँ है वहीं रहेगा, क्योंकि ना तो वो ऊपर जा पाएगा ना नीचे जा पाएगा। ऊपर वाली लहर उसको ऊपर खींच रही है, नीचे वाली लहर उसको नीचे खींच रही है। इसका मतलब ऊपर वाली कुव्वत से नीचे वाली कुव्वत, या ऊपर वाली तवानाई से नीचे वाली तवानाई, ऊपर वाली लहर से नीचे वाली लहर, ये कैंसिल हो जाएगी। और अगर ये कैंसिल हो जाती है तो वो ज़र्रा अपनी जगह पर कायम रहेगा, जहाँ है वहीं रहेगा। इसके बाद अगर हम अगली स्टेप पे गौर करें कि आगे क्या होगा, तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। एक मरतबा ये दोनों यहाँ पर आके मिक्स हो गए तो मिक्स होने के बाद ये आगे बढ़ जाएगी, ये इधर आगे बढ़ जाएगी, मतलब लाल वाली लहर जो है उसको, उसकी पोजीशन आपको थोड़ी देर बाद यहाँ नज़र आएगी और वो इधर जाते हुए नज़र आएगी। ग्रीन वाली आगे बढ़कर इधर चली जाएगी। अब आप गौर करो कि इस मरतबा हमको यहाँ पर ये फार्मूला जो है एग्जैक्टली ये वाला जो फार्मूला हमको मिला, ये फार्मूला कुछ इस तरह से मिला।
x1 प्लस माइनस x2। मतलब एक्चुअली हुआ क्या, इसका हटाओ अगर x1 लेते हैं, इसका x2 लेते हैं, तो x1 ऊपर की जानिब है और x2 नीचे है, तो दोनों का मजमुआ इस तरह से आया। अगर x1 और x2 इक्वल अगर लेते हैं तो फिर उस सूरत में यहाँ पर x बराबर 0 हो जाएगा। यानी हम दो अलग अलग लहरों को मिक्स कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पॉइंट P के ऊपर जो हटाव पैदा हुआ वो 0 हो गया। तो ये था आउट ऑफ फेज, मतलब मुखालिफ हैयतों वाली लहरों का आपस में मिलना या उनका आपस में एक दूसरे के ऊपर मुंतबिक होना या इंतबाक होना। यानी इंतबाक का अमल इस तरह से ये दो अलग अलग हालतों में हो सकता है। तो अब हमको यहाँ पर ये पूरी जो डिटेल्स अभी हमने देखा, इससे क्या चीज़ समझ में आई? तो एक बहुत सिंपल सी चीज़ हम लोग यहाँ पर अब बयान कर सकते हैं। मैं इन दोनों बातों को समराइज करके यहाँ आपको लिखने की कोशिश करता हूँ। आप लोग देखिए, हमने केस 1 देखे। केस 1 हमने देखा सेम फेस के लिए। जब हमने सेम फेस की बात की तो हमको x की कीमत मिली x1 प्लस x2 और हमने देखा कि ये कीमत बढ़ गई थी, मतलब जो x है उसकी कीमत ज़्यादा थी। ओके, फिर इसके बाद हम लोगों ने केस सेकंड देखा। केस सेकंड हमने देखा आउट ऑफ फेज या अपोजिट फेज, उसको आउट ऑफ फेज भी कहते हैं या अपोजिट फेज भी कहते हैं। इस सूरत में हमने देखा कि x की जो कीमत हमको मिली वो आई x1 प्लस माइनस x2 और इस वक्त हमने देखा कि x की जो कीमत है वो डाउन हो गई है। ओके, उसकी कीमत जो है वो नीचे चले गई और अगर ये दोनों इक्वल हो तो x की कीमत 0 भी हो सकती है। तो इस तरह से हमको ये समझ में आया कि इंतबाक जब होता है, जब एक लहर के ऊपर कोई दूसरी लहर आकर मुंतबिक हो जाती है और उनके दरमियान सुपरपोजिशन मतलब इंतबाक का जब अमल होता है, तो इस अमल के नतीजे में जो महासिल हटाव जो पैदा होता है वो बढ़ भी सकता है और वो कम भी हो सकता है। अगर दोनों लहरें एक जैसी हैयत में हैं, सेम फेज में अगर हैं, तो महासिल हटाव बढ़ेगा। और अगर दोनों लहरें या दोनों जो तवानाइयाँ हैं अगर वो आउट ऑफ फेज हैं, तो फिर जो महासिल हटाव है उसकी कीमत घट जाएगी, वो कम हो जाएगी। जब एक जैसी हैयत वाली लहरें एक दूसरे के ऊपर मुंतबिक होती हैं और महासिल हटाव की कीमत जब बढ़ जाती है, इसे हम तामीरी तदाखुल, इसे हम तामीरी तदाखुल कहते हैं, मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। तो ये तामीरी तदाखुल, आप याद रखो, तामीर जो वर्ड है, कंस्ट्रक्टिव जो वर्ड है, वो अच्छाई के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, दो लहरों ने मिलकर जो हटाव है उसको बढ़ा दिया। दो लहरें आपस में ऐसी मिली, ऐसा उन्होंने एक दूसरे के अंदर इंटरफेयर किया कि उसके नतीजे में जो नतीजा जो निकला, जो हटाव जो पैदा हुआ वो बढ़ गया। क्योंकि नतीजा अच्छा निकला है, नतीजा जो है हटाव जो है वो बढ़ गया है, इसलिए हमने इसका नाम रखा है तामीरी तदाखुल या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। लेकिन जब दो लहरें आउट ऑफ फेज होंगी, एक दूसरे से मुखालिफ हैयत में होंगी और फिर भी वो इंटरफेयर करती हैं, फिर भी वो मुंतबिक होती हैं एक दूसरे के ऊपर, तो जो रिजल्ट आया वो कम हो गया, मतलब जो हटाव पैदा हुआ वो घट गया है, वो कम हो गया है। इसको हम लोग कहेंगे तखरीबी तदाखुल। तखरीबी तदाखुल का मतलब होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मतलब यहाँ पर तखरीब कारी हो गई। मतलब यहाँ तखरीब का मतलब होता है तोड़फोड़ वाली चीज़ या जो गैर तामीरी होती है, मतलब अच्छाई के अपोजिट, बुराई के लिए आप तखरीब वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो। तो तखरीबी तदाखुल का मतलब रहेगा दो लहरों का ऐसा मिलना, उनका इस अंदाज में मुंतबिक होना एक दूसरे के ऊपर कि महासिल हटाव की कीमत जो है वो घट जाए, वो कम हो जाए। इसको हम लोग बोलेंगे तखरीबी तदाखुल। तो इस तरह से लहरों का जो इंतबाक है वो हमेशा दो मुख्तलिफ किस्म के तदाखुल पैदा कर सकता है, तामीरी तदाखुल यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या तखरीबी तदाखुल यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओके, अब यहाँ पर आप लोग वैसे तो ये इतना डिटेल्स इसके लिए काफ़ी है, लेकिन एक और पॉइंट आप लोग याद रखो कि कौन कौन सी लहरें हैं दुनिया में जो एक दूसरे पर मुंतबिक हो सकती हैं। तो आप लोग गौर करो कि जो तजुर्बात हुए हैं उन तजुर्बात से ये चीज़ ध्यान में आई है कि आवाज़ की लहरों में इंतबाक का उसूल पाया जाता, नूर की लहरों में इंतबाक का उसूल पाया जाता,
इसके अलावा अगर आपने कोई धाती तार लिए और उसको छेड़ दिए तो उसमें जो अर्जी लहर पैदा होगी, उस अर्जी लहर में भी जो है लहरों का इंतबाह का उसूल जो है वो काम करता है। अर्जी लहर जाने वाली एक अगर किसी तार को छेड़ दिया जाए और उसमें एक अर्जी लहर अगर पैदा हो जाए तो वो अर्जी लहर पर मुखालिफ सिमत से आने वाली अर्जी लहर अगर मुंतबिक हो जाए तो वहाँ पर साकिन लहरें पैदा हो जाती है। तो वो जो साकिन लहरें यानी स्टेशनरी वेव्स जो हैं उन पर भी लहरों के इंतबाह का उसूल जो है वो काम करता है। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया की तमाम लहरों में यानी ऑल टाइप्स ऑफ वेव्स, तमाम लहरों के ऊपर लहरों के इंतबाह का उसूल जो है वो काम करता है। आप याद रखो, बातचीत में भले ये पॉइंट बहुत मामूली सा लग रहा है, लेकिन ये एग्ज़ाम में MCQ वगैरह के अंदर ये आपसे पूछ सकते हैं कि लहरों के इंतबाह का उसूल कौन सी लहरों पर काम करता है या कौन सी किस्म की लहरों के ऊपर ये अमल करता है। अलग अलग आपको ऑप्शन दिए जा सकते हैं, बरकी मैग्नेटिसी लहरें, मैकानिकी लहरें या कोई लहर नहीं। ओके, तो अगर इस तरह का कोई सवाल अगर पूछा जाए तो आप याद रखो कि उसका जवाब होगा तमाम किस्म की लहरें। दुनिया में जितने भी किस्म की लहरें होंगी उन तमाम लहरों के ऊपर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, मतलब लहरों के इंतबाह का उसूल जो है वो बिल्कुल एक जैसे अंदाज में, बिल्कुल सही अंदाज में जो है वो अमल करता है। अब एक और पॉइंट आपको ध्यान में रखना चाहिए यहाँ पर, वो ये है कि अगर लहरों का इंतबाह होता है तो इसके नतीजे में इसका रिजल्ट क्या होगा या इसके नतीजे में क्या क्या चीज़ें पैदा हो सकती हैं। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, अगर हम आवाज़ की लहरों की अगर बात करें तो आवाज़ की लहरों के अंदर एक ख़ास चीज़ पैदा होगी जिसको हम ज़रबें कहते हैं। यानी अगर आवाज़ की लहरों में इंतबाह का उसूल या इंतबाह का अमल अगर होता है तो उसके अंदर ज़रबें पैदा होंगी। ज़रबों को इंग्लिश में बीट्स कहा जाता है। तो ये आप लोग लहरों के इंतबाह के उसूल का पहला इतलाक या पहला इस्तेमाल के तौर पर आप इसको नोट करो कि मान लो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि लहरों के इंतबाह के उसूल के इतलाक क्या क्या हैं, इसके इस्तेमाल क्या क्या हैं, तो इसका जो पहला इतलाक है वो ये है कि आवाज़ की लहरों में इंतबाह के उसूल की बुनियाद पर ज़रबें यानी बीट्स पैदा होती हैं। ये इसका पहला इस्तेमाल हो गया। ओके, इसका दूसरा इस्तेमाल अगर हम नूर की लहरों के अंदर यानी लाइट वेव्स के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पर तदाखुले नूर पैदा होगा यानी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंग्लिश में इसे कहेंगे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो ये जो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट जो है ये इंशाल्लाह हम लोग इसके बाद वाला जो चैप्टर है उसके अंदर हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो तदाखुले नूर होगा नूर में। तो यहाँ पर आप पॉइंट इस तरह से नोट कर सकते हो कि लहरों के इंतबाह का उसूल नूर में या नूर की लहरों में तदाखुले नूर पैदा करता है। ओके, तो ये हो गया उसका दूसरा इतलाक। इसी तरीके से लहरों को एक दूसरे पर मुंतबिक करके हम और भी कई चीज़ों जो है और भी मतलब ऐसी बहुत सारी और चीज़ें हैं जहाँ पर हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। उनमें से एक इस्तेमाल जो है वो साकिन लहरों का भी होता है। तो साकिन लहर मतलब स्टेशनरी वेव्स। तो साकिन लहर को तैयार करने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। साकिन लहर क्या होती है और इसकी सारी जो डिटेल्स है वो इसी चैप्टर में हम लोग इंशाल्लाह अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारा यहाँ पर ये जो टॉपिक हमारा था लहरों का इंतबाह ये कंप्लीट हो गया। आप इसको बराबर जो है डिटेल्स में अपने पास जो है वो नोट कर लें। अब हम इसी के साथ जो जुड़ा हुआ एक और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है या एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो हम यहाँ कवर करने वाले हैं। वो है कि दो लहरों के दरमियान अगर इंतबाह का अमल होता है तो उसके नतीजे में जो माहासिल लहर पैदा होगी, जो माहासिल लहर पैदा होगी उसका हैता क्या होगा, उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, उसका हमको एम्पलीट्यूड जो है उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला जो है वो हासिल करना है। ओके, तो आइए अब हम ये डेरिवेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। लेकिन
आप याद रखें कि ये जो डेरिवेशन है ये पूरा पूरा मैथमेटिकल है, और जब कोई चीज़ मैथमेटिकल होती है तो उसके अंदर मैथमेटिक्स के कुछ रूल्स, कुछ फॉर्मूले जो हैं वो इस्तेमाल में आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको पहले इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री का एक उसूल या एक आइडेंटिटी जो है, एक फार्मूला जो है मैं पहले यहाँ बता देता हूँ। आप इसको साइड में किसी जगह नोट करके रखो और फिर इसको हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। ओके, आप लोग देखिए, अगर आपके पास एक क्वांटिटी हो साइन ए प्लस बी के रूप में, ओके, ए और बी दो जाविये हैं मान लो, और उनके बीच में प्लस है, और आपको इनका साइन लेना है, तो इसका जो जवाब है, इसका जो डायरेक्ट इसका जो आंसर आता है ट्रिग्नोमेट्री के मुताबिक, वो होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। आप लोग इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए। जब तक आपको ये फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तब तक आप बहुत सारे आर्टिकल्स कर नहीं पाओगे। ओके, तो इस चैप्टर के अंदर हम पहली बार इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यहाँ पर आप याद रखो ये पहली टर्म है साइन ए इंटू कॉस बी, प्लस ये दूसरी वाली टर्म है कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, तो मुझे यकीन है आपको ये ध्यान में आ गया होगा, इसको आपने नोट कर लिया होगा। और अब हम ये आर्टिकल शुरू करते हैं। ओके, तो हमारा जो टॉपिक हम लोग अभी शुरू करने जा रहे हैं वो है महासिल लहर का एम्पलीट्यूड, मतलब उसका हैता, कि उसका हैता जो है वो क्या होता है। आइए सबसे पहले हम इसमें फ़र्ज़ करते हैं कि मान लो हमारे पास दो अलग अलग लहरें हैं, दोनों लहरों की तवातीर बिल्कुल एक जैसी है, लेकिन दोनों का हैता अलग अलग है। एक लहर का हैता A1 है और दूसरी लहर का हैता A2 है। ओके, अब क्योंकि दोनों की तवातीर एक जैसी है, इसका मतलब दोनों की जो ज़ावियाई रफ्तार है वो बिल्कुल सेम होगी, तो इसकी ज़ावियाई रफ्तार मैं ओमेगा ले लेता हूँ और दूसरे वाली लहर की ज़ावियाई रफ्तार भी ओमेगा ले लेते हैं। अब एक और चीज़ है जिसका इसमें फ़र्क पैदा हो सकता है, और वो ये है कि दोनों की हैयतें, मतलब दोनों के फेज़ अलग अलग हो सकते हैं दोनों लहरों के। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि मान लो पहले वाली जो लहर है तो इसका जो हैयती ज़ाविया है मान लो वो 0 है। ओके, और दूसरी जो लहर है तो उसका हैयती ज़ाविया फाय है। एक का हैयती ज़ाविया हमने 0 ले लिया स्टार्टिंग, और दूसरी का हैयती ज़ाविया मान लो कुछ और है, यानी फाय है। तो अगर बात है, यानी पहली लहर का हैता A1, उसका ज़ावियाई जो रफ्तार है, ज़ावियाई तवातीर जो है वो ओमेगा, और उसका जो हैयती ज़ाविया है वो 0, तो इसकी मसावत अलग बनेगी और इसकी मसावत अलग बनेगी। अगर मुझे इस लहर की मसावत बनाना हो तो इसकी मसावत आ जाएगी x1 इज इक्वल टू, लेकिन हम क्योंकि वाय महवर में आमतौर पर हम अर्जी लहर में हमने देखा था कि हम यानी ये इस तरह से मान लो कि ये x महवर है और ये y महवर है और ये वो ज़र्रा है, तो ये ज़र्रे को हम लोग इस तरह से हरकत में दे रहे हैं अर्जी लहर के टाइम पर, ऊपर नीचे। मतलब हम लोग यहाँ पर x ना लेते हुए हटाव के तौर पर y लेंगे। ओके, तो अगर मैं ये पहले वाली लहर का अगर मसावत लेता हूँ तो इसकी कीमत आ जाएगी, यानी इसकी मसावत आ जाएगी y1 इज इक्वल टू, हैता है A1 साइन, अंदर आ जाएगा ओमेगा टी प्लस 0। ओके, और अगर मैं ये वाली लहर की अगर बात करूं तो इसका जो मसावत बनेगी, इसका जो हटाव आ जाएगा, हटाव की मसावत जो बनेगी वो होगी y2 इज इक्वल टू A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइ। ओके, तो अब आप लोग गौर से देखो, आपके पास दो मसावतें हैं, दो अलग अलग तरक्की पजीर मसावत लहरों की मसावतें। एक का हटाव y1 इज इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी प्लस 0 है, 0 मतलब कुछ नहीं, और दूसरी जो लहर है उसका जो हटाव की मसावत है y2 इज इक्वल टू A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइ जो है वो हैयती ज़ाविया है सेकंड लहर का। अब इमेजिन करते हैं कि ये दोनों लहरें एक ज़र्रे के ऊपर एक साथ आकर अमल करने लग गई। जब ये दोनों लहरें एक दूसरे के ऊपर यानी एक पॉइंट पर आकर मुंतबिक हो जाएंगी तो इंतबाह के उसूल के मुताबिक जो नया हटाव पैदा होगा वो होगा y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। हमने भी कुछ देर पहले देखा था इंतबाह का उसूल
इंतबाह के उसूल के मुताबिक क्या होता है, जब किसी एक जर्रे पर दो या दो से ज़्यादा लहरें आकर एक साथ अमल करती हैं तो हर लहर का अपना जो इनफिरादी जो हटाव है उसका हमको यहाँ पे सिमती मजमूआ लेना पड़ता है। ओके, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y1 प्लस y2। अब मुझे इन दोनों कीमतों को इस में लाकर रख देना है। तो चलो इस मैथमेटिकल डेरिवेशन की अब हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यह हो जाएगा y इज इक्वल टू y1। जाहिर है y1 की कीमत क्या है, a1 साइन ओमेगा टी, प्लस 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस अब यहाँ पर हम इसमें ऐड करेंगे ये वाली लहर, जाहिर है वो लहर ये वाली है, ये आ जाएगा a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। आप लोग हर स्टेप को बराबर नोट डाउन करते रहो। अगर ये वीडियो ज़्यादा फास्ट अगर चल रहा है तो आप इसको हर स्टेप को बराबर पॉज कर करके हर स्टेप को बराबर नोट डाउन करना और गौर से देखकर इसको पॉज कर करके आप लिखो। ओके, ये पहली स्टेप हो गई। अब आप थोड़ा गौर से देखो, यहाँ पर ये वाली क्वांटिटी A है और ये वाली क्वांटिटी B है, तो ये साइन A प्लस B जैसा बन गया। और अगर ये साइन A प्लस B जैसा बन गया तो मैंने आपको इस टॉपिक के शुरुआत में एक फॉर्मूला बताया था कि साइन A प्लस B क्या होता है। साइन A प्लस B होता है साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B। तो वो फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करेंगे इस जगह पर। यहाँ तो अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ तो साइन में अकेला यही है। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। ये कुछ ऐसा हो जाएगा, y इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस। ओके, अब मुझे लेना है a2 और उसके बाद इस साइन को मुझे वो फॉर्मूला अप्लाई करना है। मैं उसको यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, a2 एक करली ब्रैकेट, क्योंकि अब मुझे काफ़ी बड़ी टर्म लेना है। ओके, जाहिर है ये हो जाएगा साइन a कॉस b, ये हो जाएगा साइन A कॉस B। आप लोग देखो, साइन A इंटू कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन B। यहाँ पर A की जगह पर मैंने ओमेगा टी लिया हूँ और B की जगह पर फाई लिया है। ओके, तो ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाई। मुझे यकीन है आपको ध्यान में आ गया होगा। ओके, चलो अब हम इसको और आगे बढ़ाते हैं। यह आएगा y इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस, ये पहले वाली टर्म एज इट इज मैंने लिख दिया। अब ये वाली जो टर्म है इसके अंदर अगर मैं ये करली ब्रैकेट खोलता हूं तो करली ब्रैकेट खोलने पर ये a2 अंदर चले जाएगा, a2 इसको मल्टीप्लाई होगा और ये a2 इसको भी मल्टीप्लाई होगा। तो ऐसा करने पर हम इसको थोड़ा सा इस तरह से ले सकते हैं। मान लो ये a2 अगर यहाँ आ गया, ये आ जाएगा a2 साइन ओमेगा टी कॉस फाई। ओके, और अब ये a2 यहाँ आ गया, ये हो जाएगा प्लस a2 कॉस ओमेगा टी साइन फाई। आप लोग देखिए यहाँ पर जब हमने करली ब्रैकेट को ओपन किए तो a2 अंदर मल्टीप्लाई हो गया, पहले ये वाली टर्म के साथ बाद में ये वाली टर्म के साथ में। ठीक है, बराबर आप इसको धीरे धीरे नोट डाउन करते जाओ। चलो अब हम इसको और आगे बढ़ाते हैं। देखिए इसमें आगे अगली स्टेप में क्या होगा, y इज इक्वल टू, अब आप गौर से देखो ये वाली टर्म और ये टर्म, इन दो टर्म्स के अंदर आपको साइन ओमेगा टी जो है वो कॉमन दिख रहा है। तो हम इन दोनों में से साइन वाली जो टर्म है, साइन ओमेगा टी वाली जो टर्म है, हम इसको कॉमन निकाल सकते हैं। तो चलो यहां से इन दोनों में से हम साइन ओमेगा टी को कॉमन निकालते हैं। अगर हमने साइन ओमेगा टी को कॉमन निकाल लिया तो यहां से साइन ओमेगा टी चला गया तो यहां बचेगा a1 अकेला, क्योंकि ये साइन ओमेगा टी तो बाहर चला गया, a1 बाकी बचा, प्लस यहां से साइन ओमेगा टी चला गया तो यहां जो बचेगा वो होगा a2 कॉस फाई। ओके, आप बराबर इसको देखकर जो है हर स्टेप को बराबर समझ के नोट डाउन करो। उसके आगे आएगा प्लस,
अब आप देखो यहाँ पे A2 कॉस ओमेगा टी साइन फाई ये लोग हैं, तो मैं कॉस ओमेगा टी को यहाँ पर पहले लिख देता हूँ। ये मैंने कॉस ओमेगा टी को पहले लिख दिया, उसके बाद करली ब्रैकेट, हालांकि ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है लेकिन जस्ट आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे अब ब्रैकेट लिख रहा हूँ। यहाँ करली ब्रैकेट ज़रूरी था क्योंकि ये प्लस वाली टर्म थी, यहाँ कॉस ओमेगा टी इंटू A2 इंटू साइन फाई है। ओके, तो यहाँ क्या बचेगा अंदर, A2 साइन फाई, ये करली ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज हो गया। ओके, आप लोग देखो एक बार बराबर हर स्टेप को जो है बराबर आप ध्यान में रखो। तो यहाँ पर हमने धीरे धीरे करके इन तमाम स्टेप्स को सॉल्व करते हुए हम इस स्टेप तक पहुँच गए। ठीक है, यहाँ आने के बाद अब हम एक नई चीज़ जो है वो इसके अंदर फर्ज कर सकते हैं। मान लो कि ये वाली जो टर्म है पहली करली ब्रैकेट के अंदर, मतलब A1 प्लस A2 कॉस फाई, ये वाली जो टर्म है हम इसकी जगह पर एक नई टर्म जो है फर्ज कर लेंगे। ओके, मान लो कि इसकी जो महासिल जो कीमत है वो है A कॉस थीटा। ओके, थीटा कोई रिजल्टेंट एंगल है। ओके, और A जो है वो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है जिसकी कीमत हमको मालूम करने का है। तो हम इस नंबर की जगह पर यानी इस क्वांटिटी की जगह पर हम फर्ज करेंगे A कॉस थीटा। उसी तरीके से अगर आप ये वाले करली ब्रैकेट के अंदर की ये जो टर्म है, अगर हम इसको इस पे गौर करें तो हम लोग इसको ऐसा ले सकते हैं A2 साइन फाई, ये जो चीज़ है हम इसको हटाकर इसकी जगह पर ले लेते हैं A साइन थीटा। मतलब हमने क्या किया यहाँ पर A1 A2 और फाई ये टर्म्स को हटाकर इनकी जगह पर एक जनरलाइज टर्म्स ले लिए A और थीटा। ठीक है, यहाँ पर वैसे 3 टर्म से A1 A2 और फाई, वहाँ पर अब सिर्फ 2 ही टर्म है A और फाई, A और थीटा। तो इस नंबर की जगह पर इस क्वांटिटी की जगह पर A कॉस थीटा फर्ज करना है और A2 साइन फाई की जगह पर A साइन थीटा जो है वो फर्ज करना है। अगर हम ऐसा फर्ज करते हैं तो ये वाली कीमतों को जब मैं यहाँ ऊपर वाले फॉर्मूले में ला के रखता हूँ तो आप लोग देखिए यहाँ पर ये क्या बन जाएगा। एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ जो है वो आपको मिलेगी। ये कुछ ऐसा हो जाएगा, y इज इक्वल टू, यहाँ पर ऊपर पहले बाहर जो था साइन ओमेगा टी था जिसको हमने कॉमन निकाले थे, और करली ब्रैकेट के अंदर ये क्वांटिटी थी, तो इसकी जगह पर हमको ये लेना है। इसका मतलब इस जगह पर करली ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा A कॉस थीटा। ओके, इसके बाद प्लस के बाद यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर था कॉस ओमेगा टी, और फिर उसके बाद एक करली ब्रैकेट था और करली ब्रैकेट में ये क्वांटिटी थी, तो इसकी कीमत ये है। इसका मतलब यहाँ पर ये आ जाएगा A साइन थीटा। आप याद रखो यहाँ पर A जो है वो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, मतलब महासिल हैता है, और थीटा जो है वो रिजल्टेंट फेज एंगल है। ओके, फाई 1 और फाई 2 के जरिए जो रिजल्टेंट फेज पैदा होगा वो थीटा है। अब आप इसमें से गौर करो कि यहाँ पर साइन ओमेगा टी इंटू ए इंटू कॉस थीटा, कॉस ओमेगा टी इंटू ए इंटू साइन थीटा, इस तरह से हो गया। दोनों में ए कॉमन निकाला जा सकता है, तो अगर दोनों में से ए को कॉमन निकाला जाए तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, y इज इक्वल टू ए करली ब्रैकेट। अब आप गौर करो, देखो करली ब्रैकेट के अंदर यहाँ से क्या बचेगा, साइन ओमेगा टी कॉस थीटा, और यहाँ से क्या बचेगा प्लस, ये बीच में प्लस है, यहाँ से बचेगा कॉस ओमेगा टी साइन थीटा करली ब्रैकेट क्लोज। ओके, एक बार फिर से आप देखो, दोनों में यहाँ पर ए था और ये सब इंटू में है, कॉस ओमेगा टी इंटू ए इंटू कॉस थीटा, कॉस ओमेगा टी इंटू ए इंटू साइन थीटा, ऐसा है, तो ए कॉमन निकाल लिए। ओके, अब ये होने के बाद आप लोग गौर करो कि ये जो चीज़ हमको नज़र आ रही है, मान लो कि ये ए है और ये बी है, तो फिर जाहिर सी बात है ये ए है और ये बी है, तो क्या हो रहा, क्या नज़र आया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। और ये फार्मूला हमने शुरू में डिस्कस किए थे, ये फार्मूला था साइन ए प्लस बी का। इसका मतलब ये हुआ कि ये इतना बड़ा ये जो ब्रैकेट है, बेसिकली ये कीमत है साइन ए प्लस बी की, मतलब साइन ओमेगा टी प्लस थीटा की। तो अगर मैं यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का वही वाला फार्मूला यहाँ अप्लाई करूँ तो इसका फार्मूला कुछ ऐसा आ जाएगा, y इज इक्वल टू ए करली ब्रैकेट, और इसका पूरे का जो आंसर होगा वो आएगा साइन ए प्लस बी, मतलब साइन ओमेगा टी प्लस
थीटा, करली ब्रैकेट क्लोज। अब जाहिर है ये करली ब्रैकेट का कोई मतलब है नहीं, मैं इसको शॉर्टकट में ऐसा लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू ए इंटू साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। अब आप गौर से इस इक्वेशन को देखिए, ये इक्वेशन एग्जैक्टली वही इक्वेशन है जो हमने एसएचएन में भी पढ़े थे। मतलब यहाँ पर एक चीज़ समझ में आ रही है कि जब वास्ते के किसी एक ज़रबे पर एक साथ एक जैसी तवातीर वाले या मुख्तलिफ हैता वाले या मुख्तलिफ हैयत वाले दो लहरें अगर एक साथ अमल करती हैं तो जो नई महासिल लहर पैदा होती है वो भी तरक्की पजीर होती है, वो भी सादा मौसीकी तरक्की पजीर लहर ही होती है, क्योंकि ये जो मसावत हमको मिली ये महासिल लहर को ज़ाहिर करने वाली मसावत, यानी ये महासिल लहर को ज़ाहिर कर रही है। और इसको देखकर ये चीज़ समझ में आ रही है कि जो महासिल लहर जो पैदा हुई वो भी कोई नए किस्म की नहीं है, बल्कि वो भी सादा मौसीकी तरक्की पजीर लहर ही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये ए जो है महासिल है का ये क्या होगा, तो क्या हम इसका फार्मूला जो है वो मालूम कर सकते हैं? तो बिल्कुल हम इसका फार्मूला एक अलग तरीके से जो है मैथमेटिकल तरीके से हम इसको मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब हम देखो वापस मतलब आगे आगे बढ़ना है हमको, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमको दो इक्वेशंस की ज़रूरत पड़ेगी जो हमने बीच में इस्तेमाल किए थे, और वो ओके। तो अब हम यहाँ पर महासिल हैता जो है एम्पलीट्यूड जो है वो मालूम करने जा रहे हैं, जिसको हम लोगों ने ए से जाहिर किए थे। तो इसको मालूम करने के लिए हमको पुरानी दो मसावातों की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, हमने इस डेरिवेशन के अंदर ये क्वांटिटी देखे थे a1 प्लस a2 कॉस फाई, इसकी जगह पर हमने फ़र्ज़ किया था a कॉस थीटा। मान लो कि ये हमारी इक्वेशन नंबर a है। ओके, इसको ऑलरेडी पहले जब डेरिवेशन जब किए थे उसी वक्त इसको इक्वेशन नंबर a देना है। ओके, और दूसरी जो चीज़ हमने फ़र्ज़ किए थे वो थी a2 साइन फाई, इसको हम लोगों ने a इंटू साइन थीटा ये फ़र्ज़ किया था। मान लो कि ये इक्वेशन नंबर b है। तो अब हम यहाँ पर एक सिंपल सा काम ये कर सकते हैं, क्योंकि हमको ये a मालूम करना है और हमको यहाँ नज़र आ रहा है कि a के साथ में कॉस थीटा है, a के साथ में साइन थीटा है। तो साइन थीटा और कॉस थीटा को अगर गायब करना हो तो उसका एक आसान तरीका ये होता है, ट्रिग्नोमेट्री का एक सिंपल सा एक फार्मूला आपको पता होगा, आप याद रखें उसको। वो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमेशा 1 होता है। तो इस चीज़ का हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब अगर हम इस कॉस का स्क्वायर कर डालें और ये साइन का स्क्वायर कर डालें और दोनों को ऐड कर दें तो वो 1 हो जाएगा, मतलब गायब हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये वाली चीज़ इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। मतलब हम क्या करेंगे, इसमें इक्वेशन ए और इक्वेशन बी इन दोनों को स्क्वायर करेंगे और फिर उसके बाद इनको ऐड करेंगे, यानी इनका मुरब्बा करके मजमुआ लेना है, स्क्वायर करके इनको ऐड करना है। तो चलो शुरू करते हैं। मैं वो राइट साइड वाली जो क्वांटिटी है उनको इस साइड में लिख कर उसको मैं करूँगा। ठीक है, तो चलो इसको यहाँ से अब गायब कर देते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वो मैथमेटिकल पार्ट आने वाला है, इसलिए हम शुरू करते हैं। चलो देखो, सबसे पहले पहली टर्म जो है हमारे पास वो है a कॉस थीटा का स्क्वायर, इसमें प्लस करेंगे दूसरी यानी इक्वेशन बी की राइट साइड, जिसको मैं लेफ्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो a साइन थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू, ओके, अब लेफ्ट साइड वालों को स्क्वायर करके लिखना है तो जाहिर सी बात है वो कुछ ऐसा हो जाएगा। ये वाला जो नंबर है इसकी कीमत थी a1 प्लस a2 कॉस फाई का स्क्वायर, प्लस ये वाला जो नंबर है इसकी कीमत थी a2 साइन फाई का स्क्वायर। ओके, अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, आप लोग देखो ये साइड को देखें, पहले लेफ्ट साइड को देखें, ये आ जाएगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू। अब
पहले वाला ब्रैकेट अगर सॉल्व करते हैं तो आप लोग देखो क्या हो सकता है। आप इसको a समझो और इसको b समझो, तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर वाला बन जाएगा फॉर्मूला। और आपको पता होगा a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ अप्लाई करना है। आप याद रखो मैथमेटिकल फॉर्मूले जो आइडेंटिटीज जो हैं वो सब आपको याद होना ज़रूरी है। हर डेरिवेशन में, जो भी मैथमेटिकल डेरिवेशन हो उसमें ये तमाम चीज़ों की बार बार ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो आइए अब ये वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करें। ये आ जाएगा ए स्क्वायर मतलब a1 का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 टाइम्स a1 a2 इंटू कॉस फाइव प्लस बी स्क्वायर मतलब a2 का स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर फाइव। ओके, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर यहाँ अप्लाई करके। अब हम इसके आगे प्लस करेंगे ये वाला नंबर, जाहिर ये हो जाएगा a2 का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर फाइव। चलो इसमें अब बराबर इसको नोट करते जाओ हर स्टेप को, और जहाँ ज़्यादा गड़बड़ महसूस हो तो वहाँ वीडियो को पॉज करके नोट करो। थोड़ी सी भी इसमें मिस्टेक अगर हो गई तो आपका जो आंसर है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो लेफ्ट साइड में से हम ए स्क्वायर को कॉमन निकाल सकते हैं। आप देखो दोनों में ए स्क्वायर है। अगर मैंने यहाँ पर ए स्क्वायर कॉमन निकाल दिया तो ये क्या बचेगा, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, राइट साइड के अंदर अगर हम गौर करें तो यहाँ पर ये पहली वाली टर्म है ए स्क्वायर प्लस दूसरी वाली टर्म है 2 टाइम्स a1 a2 इंटू कॉस फाइव प्लस, अब आप गौर करो बचे हुए जो दो टर्म्स हैं इनमें मतलब a2 स्क्वायर और यहाँ पर a2 स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हो। तो अगर यहाँ से a2 स्क्वायर कॉमन निकाल लिए क्या आ जाएगा, a2 स्क्वायर इन ब्रैकेट कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव। देखिए बराबर यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन निकाले तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये a1 स्क्वायर ये टर्म एज इट इज 2a1 a2 कॉस फाइव, और इन दोनों में से a2 स्क्वायर कॉमन निकाले तो कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव। ठीक है, अब अगर आप गौर करेंगे तो ये वाला जो नंबर है इसकी कीमत है 1, मतलब इसको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इधर से ये वाला जो नंबर है ये भी 1 हो गया, मतलब इसको भी लिखने की अब ज़रूरत नहीं है। तो ये दो टर्म्स अगर हम गायब करते हैं, मुझे उम्मीद है यहाँ तक आप पहुँच गए होंगे, लिख लिए होंगे आपने बराबर, नोट डाउन करते जाओ आप हर स्टेप को। तो चलो ये स्टेप अब यहाँ से मैं हटा देता हूँ। ओके, तो जिन लोगों की वैल्यू 1 आ गई, मतलब ये वाला ब्रैकेट 1 हो गया और वो ब्रैकेट 1 हो गया, तो इन दोनों को गायब कर सकते हैं। इसको अगर गायब कर दिया जाए तो ये कुछ हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू इंटू 1, ए स्क्वायर इंटू 1 है ना ए स्क्वायर, यहाँ से ये आ जाएगा a1 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a1 a2 इंटू कॉस फाइव प्लस इसके बाद ये हो जाएगा a2 स्क्वायर इंटू 1 मतलब a2 स्क्वायर। ओके, अब यहाँ तक ध्यान में आ गया सब लोगों को। ये स्टेप आने के बाद अब हम यहाँ पर फाइनली इसकी तरतीब बदलकर हम इसको लिख सकते हैं। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ए स्क्वायर इज इक्वल टू a1 स्क्वायर, और वो जो आखिरी वाली टर्म है उसको मैं यहाँ पहले लिख लेता हूँ, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस और बीच वाली टर्म आ जाएगी 2 टाइम्स a1 a2 इंटू कॉस फाइव। अब ये a का स्क्वायर आ गया, तो इसको अगर हटा दिया जाए तो हम इसको यहाँ पर ले सकते हैं a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a1 a2 इंटू कॉस फाइव। तो ये हमारा फाइनल फार्मूला है महासिल लहर के हैता के लिए, यानी उसका जो एम्पलीट्यूड होगा, उसका जो हैता होगा वो ये फार्मूले के मुताबिक होगा। ये हमारा आखिरी मतलूबा ज़ाब्ता है। ओके, अब इस फार्मूले में अगर आप गौर करें तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है कॉस फाई, यानी ये जो एंगल फाई है
ये डिसाइड करेगा कि ए की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि A1 और A2 तो मुस्तकिल होंगे। ओके, अगर हम फाई की कीमत चेंज करेंगे तो उसके मुनासिबत से ये पूरा फार्मूला जो है वो बदलते जाएगा। तो मुझे यकीन है यहाँ तक आप लोग अब पहुँच गए होंगे। अब हम इसके बाद इस फार्मूले के 3 अलग अलग केस जो है वो देखने वाले हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले मैं फार्मूला यहाँ नोट डाउन कर देता हूँ। जो हमारा मेन फार्मूला हमको मिला वो था A इज इक्वल टू स्क्वायर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स A1 A2 इंटू कॉस फाई। ओके, ये हमारा मेन फार्मूला है। अब मैं यहाँ पर फाई की मुख्तलिफ कीमतें लूँगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ले लेता हूँ केस 1। सपोज करो फाई बराबर 0 है। अब फाई बराबर 0 का मतलब ये हो जाएगा कि दोनों जो लहरें हैं जो शुरू में जिनको हमने लिए थे, जो एक दूसरे के ऊपर मुंतबिक हो रही हैं, उनकी हैयत एक जैसी हो गई। अगर वो दोनों की हैयत यानी दोनों लहरों की हैयत अगर एक जैसी है, अगर उनका फेज डिफरेंस जो है वो 0 है, यानी दोनों लहरें अगर एक जैसी हैयत में हैं, तो ऐसी सूरत में ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा A इज इक्वल टू अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स A1 A2 इंटू कॉस 0 डिग्री। फाई की जगह पर हम 0 ले लेंगे। अब आप याद रखिए कॉस 0 जो है वो 1 होता है। इसका मतलब यह आ जाएगा A इज इक्वल टू स्क्वायर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स A1 A2 और कॉस 0 है 1। हाँ, अब हम इसको और आगे अगर बढ़ाएं तो ये ऐसा आ जाएगा A इज इक्वल टू, अगर मैं इसको तरतीब बदल के लिखता हूँ तो ये ऐसा आ जाएगा A1 स्क्वायर, ये वाली टर्म को मैं बीच में लिख लेता हूँ 2 टाइम्स A1 A2 और ये A2 स्क्वायर को बाद में लिख लेते हैं। अब आप देखिए A1 स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 प्लस A2 स्क्वायर, ये बिल्कुल हमको दिख रहा है A प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला जैसा। इसका मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं? A इज इक्वल टू स्क्वायर रूट A1 प्लस A2 का स्क्वायर। और अब अंडर रूट में से स्क्वायर को अगर निकाल दिया जाए तो हमको फाइनल फार्मूला जो यहाँ पर मिलेगा वो मिलेगा A इज इक्वल टू, क्योंकि स्क्वायर के साथ ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा A1 प्लस A2। मतलब ये कि पहला जो केस हमको मिला केस 1, अगर दो लहरों के दरमियान हैयत का फ़र्क 0 है तो उस सूरत में जो हमारे जो अलग अलग जो स्टेप्स आएंगे वो ऐसे आएंगे। जो महासिल है का हमको मिलेगा उसकी कीमत आ जाएगी A1 प्लस A2 के बराबर। ये कीमत कैसे मिली वो आप बराबर ध्यान में रखो। ओके, ये हो गया पहला केस। अब मैं यहाँ पर केस सेकंड की बात करता हूँ। केस सेकंड के अंदर हम मान लेते हैं कि फाई बराबर 180 डिग्री है। अगर मैं फाई बराबर 180 डिग्री लेता हूँ तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों लहरों के दरमियान हैयत का जो फ़र्क है वो 180 डिग्री या पाई रेडियन के बराबर है। और 180 डिग्री या पाई रेडियन का मतलब है आउट ऑफ फेज, मतलब दोनों लहरें जो है वो मुखालिफ हैयत में हैं। जब ये दोनों लहरें मुखालिफ हैयत में होंगी तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा A इज इक्वल टू अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 A1 A2। फाई की जगह पर मुझे यहाँ पर लेना पड़ेगा 180 डिग्री। ओके, अब इसको और आगे बढ़ाते हैं। आप देखो ये आ जाएगा A इज इक्वल टू स्क्वायर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 A1 A2। कॉस 180 का मतलब होता है -1। आप याद रखो कॉस 0 जो है वो 1 होता है और कॉस 180 डिग्री जो है वो -1 होता है। अब इस मुनासिबत से अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा A इज इक्वल टू अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, और ये -1 से जब आप इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस ये हो जाएगा माइनस। ओके, तो ये वाली टर्म कुछ ऐसी हो जाएगी -A1 A2 स्क्वायर। अब ये वाली टर्म को मैं बीच में लिख दूँ तो यहाँ पर ये कुछ ऐसा आ जाएगा A1 इज इक्वल टू अंडर रूट A1 स्क्वायर, ये माइनस वाली टर्म को मैंने बीच में लिख दिया 2 टाइम्स A1 A2 प्लस A2 स्क्वायर। लेकिन ये भी तो फार्मूला है, ये फार्मूला है A माइनस बी होल स्क्वायर का। इसका मतलब जब आप इसको A माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूले में कन्वर्ट करोगे तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा A1 माइनस A2 ब्रैकेट का स्क्वायर अंडर रूट में। अब अंडर रूट में से जब आप स्क्वायर करोगे, अंडर रूट के अंदर जब इस क्वांटिटी का स्क्वायर आएगा तो आपका फाइनल आंसर जो आपको मिलेगा वो आएगा A1 माइनस A2। मतलब हमको यहाँ पर ये वाले केस के अंदर क्या नज़र आया कि अगर दो लहरें
आउट ऑफ फेज हो, मतलब उनके दरमियान अगर हैयत का फ़र्क 180 डिग्री है, तो माहसिल हैता की जो कीमत है वो आ जाएगी A1 माइनस A2 के बराबर। ये हो गया हमारा केस सेकंड। अब हम केस थर्ड पर चलते हैं। केस थर्ड अगर हम लेते, मान लो कि फाई की कीमत जो है वो 90 डिग्री है, ठीक है। अगर हम तो फाई की कीमत मान लो कि 90 डिग्री है, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों लहरें हैं, उनका जो हैयत का जो फ़र्क है वो 90 डिग्री या पाई/2 रेडियन के बराबर है। ओके, ये कीमत अगर आप इसमें ला के रखते हैं फॉर्मूले में, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, a इज इक्वल टू √A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस, यहाँ पर फाई की कीमत लेना पड़ेगा 90 डिग्री। ओके, अब आप गौर करो कि अगर मैं वहाँ पे 90 डिग्री लेता हूँ तो cos 90 की कीमत होती है 0। इसका मतलब ये कीमत, ये फॉर्मूला कुछ ऐसा हो जाएगा, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स A1 A2 और cos 90 की कीमत 0 है। अब यहाँ से ऑनवर्ड ये आर्टिकल बदल जाएगा। ओके, आप देखो, अगर मैं 0 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करता हूँ, जब ये 0 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा का पूरा ये जो नंबर है ये 0 हो जाएगा। 0 से किसी को भी अगर ज़रब कर दिया जाए तो जवाब 0 हो जाता। इसका मतलब ये आंसर 0 हो गया इसका। तो फाइनली जो चीज़ हमको मिली वो मिली a इज इक्वल टू √A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर। इससे ज़्यादा ज़ाहिर है ये सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि ये इसका फाइनल आंसर आ गया। तो इस तरीके से अगर दो लहरों के दरमियान हैयत का फ़र्क 90 डिग्री या पाई/2 रेडियन हो तो a बराबर √A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये पूरा आर्टिकल जो है वो समझ में आया होगा और आपने इसको नोट डाउन भी किया होगा। आप लोग जो है बहुत जल्द आपको इसके भी नोट्स जो है वो मिल जाएंगे इंशाल्लाह, लेकिन आप अपने सेल्फ प्रिपेयर्ड नोट्स बनाते रहिए। ओके, स्टडी करते रहिए और जो भी डिफ़िकल्टी हो वो मेरे साथ शेयर करते रहिए। अल्लाह हाफिज़।